बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद अस्सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। आज के ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए बहुत अहम है जो इस टाइम फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स। और जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं, इन तमाम लेक्चर्स को सुने हैं। कम से कम इस चैनल पे इनिशियल के हवाले से 500 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। इस तरह ISB के हवाले से अलग से प्ले लिस्ट है, स्पोर्ट्स के हवाले से अलग से प्ले लिस्ट है, डिस्कशंस के हवाले से अलग से। कोई हमने टॉपिक छोड़ा नहीं है डिस्कशन का। तकरीबन हर टॉपिक पे डिस्कशन करवा चुका हूँ, लेक्चरेट हो चुके हैं यहाँ पे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो वहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं वो नंबर 1 लेक्चरेट में होते हैं, 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं ISB में। दूसरे डिस्कशन में इशू होते हैं। हमारा फोकस यही होता है ज़्यादा कि हम बच्चों को इस तरह तैयार करवाएं कि जो उनका वीक एरिया जिसकी वजह से अक्सर बच्चे रह जाते हैं, उस पर फोकस करें ताकि बच्चे कामयाब हों। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमारी एकेडमी रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। वैसे तो तैयारी आप घर में भी कर सकते हैं, जिनके पास मेरे नोट्स हैं घर बैठ के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर मार वहाँ खाते हैं वो बच्चे जहाँ स्कूलिंग अच्छी ना हो, इंटरव्यू में जाके मार खा जाते हैं कॉन्फिडेंस की वजह से। फ़िज़िकल अगर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, तो वहाँ आप रह जाते हैं। या फिर ज़्यादातर बच्चे वहाँ रहते हैं जहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, जैसे लेक्चरेट है, डिस्कशन है, उसमें तो ज़ाहिर है कि आपने बोलना है और लोगों ने सुनना है। तो इसलिए हमारा ये मेन फोकस होता है, इंटरव्यू के हवाले से प्लस लेक्चरेट के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से। एक बच्चे को कॉन्फिडेंट दिया जाए। बच्चा होता ही कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिया नहीं जाता या उसे मौका नहीं मिलता। ये हमारा अलमी है तालीमी इदारों का कि बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि जिस पे वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सके। एक बच्चे को पता नहीं होता कि मेरे अंदर ये सलाहियतें पोशीदा हैं। अगर वो अच्छा स्पीकर है तो उसे खुद नहीं पता होता कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ। अगर उसे प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो उसकी जो मख्फी सलाहियतें हैं वो खुल के सामने आती हैं। इवन मिलिट्री कॉलेजेस में ही बच्चों को नहीं पता होता कि हम अच्छे स्पीकर हैं, निकालते थे हम। मैं था साथ, हमारे HM थे कर्नल ख्वाजा इकबाल, अभी ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए हैं। कैप्टन आकाश कैड कॉलेज के प्रिंसिपल कल आएंगे सर, आज आना था उन्होंने, तो कल वो कहते हैं मैं आपकी अकेडमी चक्कर लगाऊंगा। क्लास के दौरान आए तो फिर अच्छी बात है, आपकी मुलाकात हो जाएगी। वैसे उन्होंने आज आना था, जो मैं पेशावर से आज आ रहा था, तो सर को मैंने कहा आज ना आए सर, कल आ जाए। तो उनकी बड़ी खिदमात हैं। एजुकेशन कोर के ऐसे अफसरों की, खासकर ब्रिगेड ख्वाजा हो गए, बाकी हमारे दोस्त हैं। बच्चों को हम निकालते थे, तो हमारे पास जूनियर हाउस था, 8वीं क्लास के बच्चे थे। अच्छे स्पीकर्स को निकालते थे कि आप बेटा अच्छे स्पीकर हैं, और ऑल पाकिस्तान उन्हीं बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। यानी उन बच्चों को पता ही नहीं था कि हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ये तो एक टीचर का काम है ना, जज करना कि इसमें कौन सी सलाहियत है। और फिर आपको माहौल दे दीजिए। छोटा सा हमारा ये सेटअप है, तो यहाँ कोशिश मेरी होती है कि वो तमाम जितने एक्सपीरियंस मैंने फ़ौज में किए हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को पॉलिश करने में, तो यहाँ वही इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारा बच्चा इंटरव्यू में फ़ेल नहीं होता, फिज़िकल कोई बच्चा फ़ेल नहीं होता, इनिशियल सारे निकल जाते हैं। ISB में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो उनको आर्मी लेती नहीं, वो फिर कुछ बच्चे रह जाते हैं, अदरवाइज सेलेक्ट हो जाते हैं। बताया जाता है साथ साथ कि ये करेंगे, अपनी ग्रूमिंग करते जाएंगे, अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे, तो आप इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। इसी हवाले से मैंने इन 2 बच्चों को काम दिया था। एक स्पीच दी थी कि आपने याद करके आए, 2 दिन थे, यकीन उन्होंने याद किया होगा। अभी स्पीच भी सुनते हैं। साथ निशान हैदर होल्डर्स के हवाले से मैंने कहा था कि आपने तैयारी करके आनी है, कि कितने निशान हैदर होल्डर्स हैं, उनकी हिस्ट्री, उसे बच्चे बोलेंगे। और तीसरा जो काम था, खूबियाँ और खामियाँ। एक अच्छी पर्सनैलिटी या एक इंसान की खूबियाँ क्या हैं, या एक इंसान में खामियाँ क्या होती हैं, 1 बाय 1 आपने गिनवानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीच के हवाले से। स्पीच देखें, 3 तरह की इसकी किस्में हैं स्पीच की। एक होती है ह्यूमरस स्पीच, बल्कि 4 कर सकते हैं। एक क्या, मिजाहिया,
ह्यूमरस स्पीच करना, किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो भी मैंने बुक लिखी हुई है ह्यूमरस के हवाले से भी। ह्यूमरस स्पीचेस लिखना मुश्किल है। एक होती हैं संजीदा स्पीचेस, सीरियस डिक्लेमेशन जिसे कहते हैं। उसमें एक ही टॉपिक की उस हक में बोलता है बंदा, जो भी टॉपिक दे। बरजस्ता होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जोश और खरोश होता है डिक्लेमेशन में। एक होती है डिबेट फॉर अगेंस्ट, मुबाहिसा। इसमें इतना जोश खरोश नहीं दिखाई, लेकिन मिलिट्री कॉलेज के बच्चे भी उसमें भी जोश दिखा रहे होते हैं। ज़रा उनकी रूटीन उनको ऐसा वो किया जाता है। फॉर और अगेंस्ट, अभी आपको जो मैं टॉपिक दिया वो फॉर और अगेंस्ट का डिबेट दी है, बेसिकली मुबाहिसा दी है। चौथी किस्म है एक्सटेम्परे स्पीच, ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाए उसी बोलें, बजिस्ता जो मैंने पहले लफ्ज़ किया, उसी टाइम टॉपिक अनाउंस किया जाए। ISV में क्या समझें कि आपने बरजस्ता स्पीच करनी है, वहाँ पे बोलना है। लेक्चरेट जो है, स्पीच के तो खैर नहीं होता, उस पर बात करेंगे हम कि लेक्चरेट में और स्पीच में क्या फ़र्क है, हम करवाएंगे। लेकिन अगर यहाँ स्पीच कर लेते हो ना तो ब्रीफिंग देना बहुत आसान है, लेक्चरेट करना बहुत आसान है। टॉपिक आपके बच्चे क्या था? अमन के लिए जंग जरूरी है। याद है? आ जाएंगे। अभी आपने बोलना चाहिए, मैं भी बस जो मैंने बोलना था बोल लिए। ये सामने रखो। ये सामने रखने में आप इधर आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है अमन के लिए जंग ज़रूरी है, मुखालफत। तहजीब नौ के नए दस्तूर अमल का जहरीला जादू सर पर चढ़कर बोलने लगा है और इंसान अपनी खुद फरेबी के सारे रंग अपनी ही आंखों में बसाने के बाद तहरीब के हाथों तामीर की इमारतगिरी का झूठा ख्वाब लिए दर बदर फिरता है और ये समझने लगा है कि जंग की होलनाकियों, सफाकियों और जुल्मतों की बारूद भरी कूक से अमन का सवेरा तलू होगा। खुद फरेबी है और जी वकार मैं खुद इस खुद फरेबी का शिकार होकर सूरज के लहू की लुथड़ी सुबह और शाम का दिलदादा रह हो जाती अगर मैं ना जानती कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। हम घरों पे गिरे के सरहद पर, हम घरों पे गिरे के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के, खेत अपने जले के औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, भूख धरती की भांज होती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जिंदगी मैयतों पे रोती है। सदर मोहतरम हस्बे मुवाफिक के अलम बरदार जिस ज़ोर शोर से अमन के हुसूल के लिए जंगो जदल और कत्लो गारत गिरी को जायज़ करार दे रहे हैं, वो ना सिर्फ झूठ का दफ्तर है बल्कि एक बेहकीकत और बेमानी खुलते मबहस है। जनाबे वाला, आंखें फोड़ कर चराग बांटने वालों की ये हिकमत अमली दरअसल तहरीबी सोच की अमलदारी का नतीजा है। जंग किसी को तबाही, बर्बादी और हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। ये हिज़्बे मवाफिक की मरीज़ाना सोच और बीमार जहन की नफ्सियाती तस्कीन की अक्कास है। जनाबे वाला, तारीख के गुजरते दिनों का एक एक सूरज इस बात का शाहिद है कि जंग इखलाकी, मजहबी और मशरती ढांचे के पहिए को उधेड़ कर रख देती है। जापान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, रूस इस बात का बैन सबूत है कि जंग लड़ने वाले ममालिक की माईशत और मुल्की ढांचे शिकस्त रीख का शिकार हो जाते हैं। रोज़े रोशन की तरह आया इस हकीकत के वाज़ह होने के बावजूद मैं इस वक्त पर हैरान हूँ कि मेरे फाजिल दोस्त इस सफ़ेद झूठ को क्यों सच साबित करने के पागलपन में मसरूफ़ हैं कि जंग अमन के लिए नागुज़ीर है। और जनाबे वाला, शायद मैं खुद इस बात को मान लेती कि अमन का हुसूल जंग के बगैर नामुमकिन है अगर मैं ना देखती कि नागहां लहकते खिलियानों को टैंकों की गनों गरज तबाह कर देती है, अगर मैं ना देखती कि बारूद की बोझल बू से महकते गुलो गुलजार जल जाते हैं, अगर मैं ना देखती कि तामीर का रोशन चेहरा तहरीब के हाथों दागदार हो जाता है, अगर मैं ना देखती कि बमबारी से गांव में वहशत और शहर में सन्नाटा नाचने लगता है, तो जी वकार मैं ये कहने पर मजबूर हूँ अमन के लिए जंग हरगिज़ ज़रूरी नहीं, हरगिज़ ज़रूरी नहीं। जनाबे वाला, अमन के लिए जंग का फलसफा दरअसल बारूद से गैसों उगाने की वो नाकाम कोशिश है जिसका हसूल तहरीब और गारतगिरी के अलावा कुछ भी नहीं। जंग ने हमेशा जारियत को फ़रोग दिया है, बस्तियों के अमन को तबाह किया है, बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा,
बुजुर्गों के नूरो चश्म को पैबंद हाक, नौजवानों को अबाहज और सुहागनों की मेहंदी को लहू लहांग, जेवर बेच कर पढ़ाए गए बेटों की माओं को नोहाकुना किया है। अगर मेरे सामने फ़लस्तीन में लाशों के अंबार ना गिराए हुए होते, मासूम लबनानियों का खून ना बहाया गया होता, अफ़गानिस्तान में औरतों की इज्जत को पामाल ना कर रहे होते, दुनिया के जदीद तरीन रोशन ख्याली के सुरहैल अमेरिका में कुरान मजीद को ना जला रहे होते, हर चंद रोज़ बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून हर मुसलमान को दहशतगर्द, हिजाब को नजर आतिश और कानूनी तौर पर पर्दे की ममानियत ना की गई होती, तो शायद मैं ये बात मान लेती कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। मगर जी वकार, मैं इस बेअमनी को क्या कहूँ जो अफ़गानिस्तान में तवील जंग, इत्तेहाद जंग के बाद मज़ीद गंभीर होती जा रही है। मैं इस जुल्म तअद्दुदी का क्या करूँ जो ईरान और इराक से तेल के हुसूल के लिए आलमी दबाव बढ़ाकर किया जा रहा है। मैं गरोजनी की उन इज्तिमाई कब्रों का क्या करूँ जहाँ लुटी हुई असमतें लिए माएँ और बेटियाँ अपने दस्तों बाजू को तलाश करती फिर रही हैं। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है? खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है? हर एक फतह और ज़फ़र के दामन पर खून इंसानी का रंग क्यों है? ज़मीं भी तेरी है हम भी तेरे, ये मलकियत का सवाल क्यों है? ज़मीं भी तेरी है हम भी तेरे, ये मलकियत का सवाल क्यों है? ये कत्ल हूँ का रिवाज क्यों है? ये रस्म जंगो जदाल क्या है? जहाँ में जश्न वफा के बदले ये जश्न तीरो तफंग क्यों है? जहाँ में जश्न वफा के बदले ये जश्न तीरो तफंग क्यों है? जिन्हें तलब है जहान भर की उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है? खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ये ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है? जनाब सदर, अमन के हुसूल के लिए जंग का नारा एक खुली धोखेबाजी के मुतरादिफ है। ये अपनी आंखों में धूल झोंकने की एक नाकाम कोशिश है। जनाब सदर, जंग तो बजाते खुद एक मसला है, ये किसी मसले का हल क्या दे सकती है? अमन जंग से नहीं तहम्मुल से कायम होती है। जंग सिर्फ बदनीयती का बहाना है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, थैंक यू। आप बोलिए बेटा। इसको हम देखें, बच्ची ने पहली दफ़ा स्पीच की है, फर्स्ट टाइम। यही आप महीने के बाद इस बच्चे की परफॉर्मेंस देखेंगे। कुछ गलतियाँ थीं, हम पॉलिश करेंगे। मज़ीद बताऊंगा, इसको बताया, मैंने ब्रीफ नहीं किया कि कहाँ आपने ऊंचा बोलना है, कहाँ रुकना है। खुद इसने स्पीच की है, इसलिए मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का उन्वान मौजूदा दौर में साइंसी नहीं अखलाकी तरक्की की ज़रूरत है। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने इंसान से बहुत सी बेफिक्री और इल्मी सलाहियतों से नवाजा है। इसका अंदाज़ जस्तजू का जज्बा पैदा किया है। अगर इंसान अल्लाह ताला की बख्शी हुई खूबियों को बरकरार न लाए तो आज पहाड़ों के गारों में इसका ठिकाना ना होता, जानवरों की खुराक और दरख्तों के पत्ते इसका लिबास होते। आज का इंसान हवा के कंध पर सवार है, चांद की दुनिया में गमजान और सितारों की महफिल में हमजान है। ये इसी तब्दील का नतीजा है जिसकी दावत कुरान पाक ने दी है। आज इंसान की मादी तरक्की इसके सामने लर्जा रही है। जनाब सदर, मुख्तसर ये है कि एक तरफ साइंसी तरक्की की बरकराना अंदाज है, दूसरी तरफ इसकी हलाकत आफरबानी भी इस कदर ज़्यादा है कि इन्हें महसूस करके दिल कांपता है। इस साइंसी तरक्की ने ही एटम, हाइड्रोजन बम और नामालूम किस किस किस्म का तबाहकुन हथियार बनाए हैं कि हंसती दुनिया को मौत के घाट उतार सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान का दिल दर्द दिल की दौलत से मालामाल है। सितारों की गुजारू से भी सफ़र करके मगर दिलों को दुनिया से भी जगलाने, सूरज की छाँव को भी गिरफ्तार करके मगर अपनी तरीकी रात को भी अंदर नज़रअंदाज ना करे। चलें, बैठ जाओ, सबक नहीं सुनाना। बैठ जाओ, बैठ जाए। अभी आप दोनों ना इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी आप जरा स्पीच लो, मैं करूँगा। तहजीब नौ के नए दस्तूर अमल का ज़रीला जादू स्टार्ट जब करोगे एकदम आहिस्ता आहिस्ता पता चले सुनने वालों की स्टार्टिंग पॉइंट है क्या है, और सही स्पीच करनी है जोश खरोश के साथ। सही है। अभी आपने ये स्क्रिप्ट ले ली है, इसको आपने बार पढ़ना है, बार बार सुनाना है मुझे। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ पहले ठीक करनी है। फर्स्ट स्टेज क्या है? तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों के बाद फिर आपने इसको ज़बानी याद करना है। क्या करना है? ज़बानी स्पीच को, स्क्रिप्ट को याद करना है। उसके बाद जब ज़बानी याद कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उतार चढ़ाव ठीक करना है कि कहाँ आपने
اونچا کرنا ہے کہاں نیچا کرنا ہے, کہاں زور سے شعر پڑھنا ہے, کہاں اپنا آہستہ شعر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی صرف تلفظ کی غلطیاں دیکھ لو. تہذیب نو کے نئے دستورالعمل کا زہریلا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے, اور انسان اپنی خود فریبی کے سارے رنگ اپنی آنکھوں میں بسانے کے بعد تقریب کے ہاتھوں تعمیر کی عمارت گری کا جھوٹا خواب در بدر لیے پھرتا ہے, اور یہ سمجھنے لگا ہے کہ جنگ کی ہولناکیوں, صفاکیوں اور ذلتوں کی بارود بری کوک سے امن کا سویرا طلوع ہوگا. رک کے, ٹھیک ہے. خود فریبی سی خود فریبی ہے اور ذی وقار. میں بھی اس خود فریبی کا شکار ہو کر سورج کے لہو میں لتھڑی صبح و شام کا دلدادہ ہو جادہ. دلدادہ ہے لفظ, ٹھیک ہے. دلدادہ کچھ یہاں کمپوزنگ کی غلطی ہیں. اگر میں نہ جانتا کہ اگر نہ جانتا ہے نہ جانتی ہے آپ نے کہنا, ٹھیک ہے. خون اپنا ہو یا پرایا ہو, نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں, امن عالم کا خون ہے آخر. بم گھروں پہ گریں کہ سرحد پہ, بم ہے یہ, ٹھیک ہے. بم گھروں پہ گریں کہ سرحد پہ روئے تعمیر زخم کھاتی ہے. کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے, زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے. ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں, کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ, زندگی میتوں پہ روتی ہے. زندگی میتوں پہ روتی ہے. ادھر بیٹھ جائے اپنی جگہ پر. صدر محترم, حزب موافق کے علم بردار جس زور و شور سے امن کے حصول کے لیے جنگ و جدل, ظلم و تعدی اور قتل و غارت کی گری کا جائز قرار دے رہے ہیں, وہ نہ صرف جھوٹ کا دفتر ہے بلکہ ایک بے حقیقت اور بے معنی خلط مبحث ہے. جناب والا آنکھیں پھوڑ کر چراغ بانٹنے کی حکمت عملی دراصل تخریبی سوچ کی علمداری کا نتیجہ ہے. جنگ کسی کو تباہی, بربادی, ہلاکت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی. یہ حزب موافق کی بریزانہ سوچ اور بیمار ذہن کی نفسیاتی تسکین کی عکاس ہے. اسپیچ کرو گی نا, اس کو زبانیں یاد کرنے ہیں. جناب والا تاریخ کے گزرتے دنوں کا ایک ایک سورج اس بات کا شاہد ہے کہ جنگ اخلاقی, مذہبی اور معاشرتی ڈھانچے کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے. جاپان, افغانستان, ایران, عراق, صومالیہ, لیبیا, روس اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ جنگ لڑنے والے ممالک کی معیشت اور ملکی ڈھانچے شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں. روز روشن کی طرح یہاں اس حقیقت کے واضح ہونے کے باوصف میں حیران ہوں. میرے فاضل دوست اس سفید جھوٹ کو کیوں سچ ثابت کرنے کے پاگل پن میں مصروف ہیں کہ جنگ امن کے لیے ناگزیر ہے. اور جناب والا شاید میں بھی اس بات کو مان لیتا کہ امن کا حصول جنگ کے بغیر ناممکن ہے اگر میں نہ دیکھتا کہ یہاں دیکھتا ہے تو آپ کیا کہیں دیکھتے, اگر میں نہ دیکھتی کہ ناگاں لہکتے کھلیانوں کو ٹینکوں کی گنگرج تباہ کر دیتی ہے, اگر میں نہ دیکھتا کہ بارود کی بوجھل بو سے مہکتے گل و گلزار جل جاتے ہیں, اگر میں نہ دیکھتا, آہستہ آہستہ بلند کرنا اونچی آواز میں شروع میں دیکھو, اگر میں نہ دیکھتا کہ بارود کی بوجھل بو سے مہکتے گل و گلزار جل جاتے ہیں, پھر تھوڑا اور اونچا کہیں گی, اگر میں نہ دیکھتا کہ تعمیر کا روشن چہرہ تخریب کے ہاتھوں داغدار ہو جاتا ہے, اگر میں نہ دیکھتا کہ بمباری سے گاؤں میں وحشت اور شہر میں سناٹا ناشنے لگتا ہے, تو ذی وقار میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ امن کے لیے جنگ ہرگز ضروری نہیں. یہاں رکیں گی پھر تالیاں بجیں گی عالم میں. سمجھ آئیے بات. اس کو تھوڑا سا شعر میں پڑھ دیتا ہوں, باقی آپ دیکھ لیں کہ خدائے برتر تیری زمیں پہ زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے. خدائے برتر تیری زمیں پہ زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے. ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے. کویشچن مارک تھوڑا سا. اچھا, یہ جو اسپیچز کرنے والے بچے ہیں یوٹیوب پہ ملٹری کالجز کے جو اسپیچز ہیں نا بچوں نے جو کیے اپلوڈ کیے کچھ ویڈیوز, وہ ذرا دیکھ لیں. جی سی یونیورسٹی کی, برنال کالج, جو بڑے بڑے کالجز ہیں, تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیسے آپ نے کھڑے ہونا ہے. ایسے ہاتھوں کو, جب بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کیسے کھڑے ہوں ڈائس پہ کیسے کھڑے تھے, ایسے نہیں کھڑا. ڈائس کو ایسے پکڑو, ایسے سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ڈائس کو ایسے پکڑنے سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. بیٹھ جائیں. زمین بھی تیری ہے ہم بھی تیرے, یہ ملکیت کا سوال کیا ہے. یہ قتل خون کا رواج کیوں ہے, یہ رسم جنگ و جدال کیا ہے. جہاں میں جشن وفا کے بدلے یہ جشن تیرو تفنگ کیوں ہے. جنہیں طلب ہے جہاں بر کی انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے. خدائے برتر تیری زمین پہ زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے.
اب اسی کے میں نے اب یہ تو آپ نے مخالفت میں لکھی کی ہے نا اسپیچ, موافقت میں میں نے لکھی ہوئی ہے اسپیچ, وہ اور جو شیلا اسکرپٹ ہے کہ جنگ ہونی چاہیے. بات آئیے سمجھ, وہ اسکرپٹ میں ڈھونڈوں گا, کروں گا اسپیچ, آگے سے میں کہیں پڑھا ہوا ہے یہاں پہ. اس لاسٹ میں جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی, آگ اور خون آج بخشے گی, بھوک اور احتیاج کل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں, جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں, آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. یعنی کہ آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, تباہی ہے یہ, اور ہے تو تباہی. حقیقت تو یہ جنگیں اچھی نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں نا ایران پہ کتنا اس نے ظلم کیا اسرائیل نے, اچھا نہیں, فلسطین پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں, انسانوں کو مار رہے ہیں. نیکسٹ یہ آپ کا چھوٹا سا اسکرپٹ ہے, ٹھیک ہے. موجودہ دور میں سائنسی نہیں, اخلاقی ترقی, اخلاقی الف پہ کیا ہے, زبر ہے, اخلاقی کی ضرورت موافقت میں ہے. جناب صدر, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی فکری اور علمی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس کے اندر جستجو کا جذبہ پیدا کیا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بخشی خوبیوں کو بروئے کار نہ لاتا تو آج پہاڑوں کی غاروں میں اس کا ٹھکانہ نہ ہوتا, جانور اس کی خوراک اور درختوں کے پتے اس کا لباس ہوتے. آج کا انسان ہوا کے کاندھوں پر سوار ہے, چاند کی دنیا میں گامزن اور ستاروں کی محفلوں میں خیمہ زن ہے. اسی تدبر کا نتیجہ ہے جس کی دعوت قرآن پاک نے دی. آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو, اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا لفظ آتا ہے نا, ضروری نہیں کہ میرا ہی وہ کرو اسکرپٹ, آپ اس سے اچھے لفظ ایڈ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. آج انسان کی مائی ترقی کے سامنے کائنات لرز رہی ہے. آج پہاڑوں کی غاروں میں اس کا ٹھکانہ ہوتا, میں نے نہ غلط بولے. جناب صدر, مختصر یہ کہ اگر ایک طرف سائنسی ترقی کی برکات ہے تو دوسری طرف اس کی علاقت افرینیاں بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں محسوس کر کے دل کانپتا ہے. اس سائنس ترقی نے ہی ایٹم, ہائیڈروجن بم اور نامعلوم کس کس قسم کے تباہ کو نتیار بنا لیے ہیں کہ ہستی دنیا کو موت کی تاریک وادیوں میں دھکیل سکتے ہیں. ضرور اس بات کی ہے کہ انسان در دل کی دولت سے بھی مالا مال ہو, ستاروں کی گزرگاہوں میں بھی سفر کرے مگر دلوں کی دنیا میں بھی جھانکے, سورج کی شعاؤں کو بھی گرفتار کرے مگر اپنی تاریک رات کو بھی نظر انداز نہ کرے. مجھے تہذیب حاضر نے دی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو ہے آزادی, باطن میں گرفتاری. تو اے مولائے یسرب, آ میری چارہ سازی کر, میری دانش ہے افرنگی, میرا ایمان ہے زناری. سیرت نہ ہو تو آرزو رخسار سب غلط, خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. اس کو پڑھو اسکرپٹ کو صحیح طریقے سے, آپ دونوں کل مجھے سنائیں. تلفظ کی غلطی کمپوزنگ میں بھی ہو سکتی ہے, اس میں نے کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کر کے واٹس ایپ پہ پوچھیں سر یہ لفظ غلط لکھا ہوا آپ نے. اس کے بعد اسی کو ہم نے کرنا ہے, زبانیں جب تک یاد نہیں ہوتی. نیکسٹ آ جائیں نشان حیدر کے حوالے سے. ٹھکانہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا؟ ٹھکانہ ہوتا لکھو, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک لکھو ہے میں نے. آ جائیں آپ پہلے, آ جائیں جو کچھ جانتے ہو نشان حیدر ہولڈرز کے بارے میں زبانی بولیں. نشان حیدر جن کو ملا ہے ان کی تعداد 11 ہے, جس میں میجر شیرخان شیر, میجر بچے یہ پرفارمنس نہیں چاہیے مجھے. اچھا, میجر تو شیر خان کوئی بھی نہیں گزرا, وہ کیپٹن شیر خان تھا. میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں اس لیے ایک ویڈیو بن رہی ہے, سمجھ کی بات. ویڈیو بننے کنٹرول بڑا ہوتا ہے میرا, سب صبر کر رہا ہوتا ہوں. آپ آ جائیں. سب سے پہلے آپ بیٹا بتاؤ کہ نشان حیدر ہوتا کیا ہے, بعد یہاں سے شروع کرنا. ملٹری ایوارڈ ہے, سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ ہے. 11 کو ملا, جن میں سے 10 آرمی کے ہیں اور ایک جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے ہیں. نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں محمد سوار, وہ کیپٹن تھے آرمی میں, 2 پنجاب ریجیمنٹ میں تھے اور انڈو پاکستان وار آف 1947 اینڈ ڈائڈ آن. کیپٹن سرور, سوار تو دوسرے ہیں. کیپٹن سرور آرمی میں تھے, 2 پنجاب ریجیمنٹس میں تھے اور انڈو پاکستان وار آف 1947 اینڈ ڈائڈ آن 27 جولائی 1948. ان کے بعد آ جاتے ہیں سیف علی جنجوعہ, نائب تھے آرمی میں اور یہ 5 آزاد کشمیر ریجیمنٹ میں تھے. حیدر دل
18 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में रहे हैं. इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1947 एंड डाइड ऑन 26 अक्टूबर 1948. इनके बाद आ जाते हैं तुफैल मोहम्मद. आप रख सकते हो सामने, नाम रख सकती हो, ठीक है, कोई मसला नहीं. थोड़ा पॉइंट अपने पास रखें, बैठ जाएं. अभी बैठ, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं, टाइम शॉर्ट होता है. इस पे आपने सही तैयारी करके आनी है, हर रोज़ नया हमारा टॉपिक होता है. नहीं रोज़ आप ये परफॉर्म, भाई देखता ना वीडियो, भाई देखी थी वो वीडियो आपकी, क्या कहता था? कोई नहीं कह रहा, ध्यान से पढ़ा. चलो अभी आइए नेक्स्ट डाइस पे. आप देखें जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं बच्चों की तरह हैं मेरे. और मैं गुस्सा भी करता हूँ ना, अपने बच्चा समझ के कर रहा होता हूँ. ऐसा ही है ना, किसी बच्चे को मैं डिस्करेज कभी भी नहीं करूँगा. इधर हौसला देते हैं और हौसले की वजह से हमारे बच्चे आगे निकलते हैं. वो सिर्फ इसलिए कहता हूँ अपनी इस्लाह के लिए. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एक इंसान की खूबियाँ और खामियाँ. ज़बरदस्त बोलना है, फ्रीक्वेंटली. किस तरह बोलना है? फ्रीक्वेंटली मीन रवानी से बोलना है, रुकना नहीं है, नहीं करना है, इधर नहीं देखना. ये प्रैक्टिस है. और ये चीज़ आप तुम लोग सीख जाते हो ना, फ्रीक्वेंटली किसी भी टॉपिक बोलना, ज़िंदगी में आप 80% कामयाब हो गए. चाहे आप सिविल में जाते हैं, चाहे आप आर्मी को ज्वाइन करते हैं, जहाँ भी अगर बंदे को बोलना सही आता है ना, लफ्ज़ों का चुनाव, लफ्ज़ों का चुनाव और सही मौके और महल की मुनासबत से सही जगह पे बोलना. और ये आपको पता नहीं कहाँ मैंने खामोश रहना है और कहाँ मैंने बोलना है. हर जगह बोला भी नहीं जाता ना. कुछ मौक़ों पे, कुछ जगहों पे खामोशी जो है वो ज़रूरी है, कुछ जगहों पे बोलना ज़रूरी है. और फिर बोलना क्या ज़रूरी है, कैसे बोलना? थोड़ा बोलें लेकिन टू द पॉइंट, और आपकी बात में वज़न होना चाहिए. ये चीज़ मैं यहाँ सिखाता हूँ. और ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर दोगे टेस्टों में, इंटरव्यू में, ISSB में, आपकी सक्सेस 100% होगी. झिझकना नहीं, अपना अंदर जितना है ना डर शर निकाल दो. यहाँ से बिल्कुल बच्चे चेंज हो के जाना है, ऐसा मुकम्मल चेंज हो जाना है. अभी कागज़ शागज़ पुर्जा तो नहीं है ना आपके सामने? बस ज़बानी बोलें, ठीक है, बुक को साइड पर रखें. एक इंसान में खूबियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक इंसान में खूबियाँ होती हैं, जब भी आप बोलोगे ना, तमीज़ बांधोगे कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला की है, ठीक है. कुरान मजीद का मौजू भी इंसान है. ये कुरान से बात शुरू करते, इस्लाम का टच करते हुए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़ी तमीज़ बांधेंगे. इंसान का मतलब क्या है? निस्यान से निकला है, भूल जाने वाला. समझिए ये बात. फिर इंसान अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों भेजा अपना नायब बना के, उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उसकी तमाम तर तालीमात हमें कुरान मजीद और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती हैं. अगर आज भी हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करें, कुरान मजीद के अहकामात पे अमल पैरा हों, तो हम इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और असल जो ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, उसमें भी हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला. तो एक इंसान में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, वो ये हैं. थोड़ी तमीज़ बांध के कि इंसान में खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं. ज़्यादा इंसान फरिश्ता नहीं है ना. चलें, और थोड़ी तमीज़ बांधो ना. ये तो मैंने बांधो, आप अपनी तमीज़ बांधो ना, आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है. इंसान सिर्फ मखलूक़ात है, अल्लाह ताला की मखलूक है, सबसे अफजल मखलूक है, और अल्लाह ताला ने इसको अपने इबादत के लिए पैदा किया है. और इंसान में ठीक है, अच्छियाँ और बुरियाँ खूबियाँ हामियाँ भी होती हैं, जिसमें से चंद ये हैं. इंसान की अच्छी खूबियाँ ये होती हैं कि इंसान दिल लगा कर अपना काम करता है, बुक रीडिंग वगैरह, कुरान पाक पढ़ना वगैरह, वर्जिश करना वगैरह, अपनी सेहत के बारे में अच्छा ख्याल रखना, अपने गिरदनवा को अच्छे तरीके से हैंडल करना, मतलब कि अपने दोस्तों से अच्छी बात करना, अच्छी राय देना, और अगर किसी के पास इल्म हो तो इसे दूसरों तक पहुँचाना भी एक अच्छी बात है. और इसकी चंद हामियाँ ये हैं. पहले खूबियाँ गिनवाएं ना, 50 गिनवानी है. कितनी? 50. क्योंकि वीडियो में तो 150 मैंने खामियाँ बताई, खूबियाँ खामियाँ बताई हैं. ऐसे ही है ना, 3 वीडियोज़ हैं तो कम से कम 50 तो गिनवाई हैं मैंने. एक इंसान में खूबियाँ कौन सी? पहले खूबियों में बात करते हैं, बाद में खामियों पे आएंगे. पहले आप खूबी बताएं, फिर ये बेटी बताएगी हमारी. चलो, तो खूबियाँ ये होती हैं कि बुक रीडिंग करना. ठीक. नंबर 1 खूबी इंसान की है कि वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं. दूसरी वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना. दूसरा ये कि इंसान अपनी फिजिकल फिटनेस पे जोर देते हैं. नेक्स्ट सर फिजिकल फिट होना हो गया ना ये. तीसरा
سر اپنے اندر یہ ہے جو اپنی نہ بتاؤ کہ میرے میں یہ اوور آل بتاؤ کہ ایک انسان کی خوبیاں کیا ہیں، تو اس کے اندر سے آپ نے اپنی نکالنی ہے پھر، ٹھیک ہے؟ سر اپنے آپ کو اچھا دکھانا، اپنے آپ کو اچھا صبر کرنا، پازیٹو سوچنا، چلو اچھی سوچ رکھنا، پازیٹیو سوچنا. ٹھیک ہے؟ سر اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھنا. احساس سے کمتری برتری نہیں ہونی چاہیے انسان میں، ٹھیک ہے؟ سر دوسروں سے سیکھنا، ان سے جلنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. سر دوسروں سے سر ہمیں دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے. خدمت کرنا بہت بڑی خوبی ہے انسان کی. کیا خدمت کرنی چاہیے. زندگی کے مقصد یہ ہونا چاہیے، چاہے آپ جہاں بھی ہیں نا، چاہے پروفیسر ہیں، چاہے آپ مزدور ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ سولجر ہیں، ملک کی خدمت کرنا، انسان کی خدمت کرنا. انسان کی زندگی سے بڑا مقصد تو یہ خدمت ہی ہے نا، اللہ کی بات کرنا، خدمت کرنا. محنت کش. محنت بہت بڑی خوبی ہے، محنت، ہارڈ ورکنگ. ٹھیک ہے، 7 ہو گئی. 3 اور بتا دو، چلو. سر ہارڈ ورکنگ ہوگی نا. چلیں بیٹھ جائیں، آپ آ جاؤ بس. 10 گنوانی ہے، ٹھیک ہے؟ سر وہ آپ کی ویڈیو نہیں تھی. سینسٹیو جی ڈی میرٹس. نہیں، ڈی میرٹس پہلے میرٹس بتائیں. ڈی میرٹس پہلے یہ بچہ یہ بولے گا پھر آپ. پیٹریوٹ. سب سے پہلے خوبی انسان کی محب وطن. پیٹریوٹ اپنے وطن سے ایک محبت، اور پاکستانی جتنے اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. نمبر 2 کائنڈ ہارٹیڈ. مہربان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوآپریٹو. کوآپریٹو ہونا چاہیے. اور کوآپریٹو ہوتا ہے ڈیلی ایکسرسائز. فزیکل فٹ، اور پھر ڈیلی ہو گیا، یعنی کہ اس میں کیا ہے، پنچول ہے، پنچوالٹی ہو گئی. 5 ہو گئی ہیں. ایکسرسائز ڈیلی کی. وہ تو ہوگی نا بچے. صبح جلدی اٹھنا، کھانا ٹائم. جلدی اٹھنا، ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا. ایک اچھا انسان اپنا ایک شیڈول بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، گڈ پلانر. نیکسٹ. گیم میں انٹرسٹ. گڈ اسپورٹ مین، ٹھیک ہے؟ 7 بتائیے. سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. وہ تو خامی ہے نا. کانفیڈنٹ. کانفیڈنٹ، خود اعتمادی. بریو. بریو، دلیر، بولڈ، کرجیس. ایک اور بتا دو بس، لاسٹ. ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ محنتی. وہ تو اس بچے نہیں ہوتا. بیٹھ ابھی آج خامیاں بتائیں. ویڈیو کیوں نکلی؟ آپ لکھیں نا سر عمران اسپیس دے کے لکھو میرٹس ڈی میرٹس، سامنے آ جائیں گی. آئی ہیں کہ نہیں؟ تینوں آ گئی تھی. چلیں. انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. جی، ڈی میرٹس. میرٹس نمبر 1 پہلے کیا بتایا تھا؟ ابھی شروع نہیں کیا. چلو شروع نہیں کیا، چلیں اسٹارٹ کریں. ڈی میرٹس یہ ہوتا ہے کہ خامیاں کوئی ڈی میرٹس کہتے ہیں نا انسان کی ڈی میرٹس خامیاں انسان کی کون کون سی ہوتی ہیں؟ لانتی انسان. شاباش. کیا ہو گیا؟ لالچ. اس طرح کا ذکر نہ کروں. آپ بچے آ جاؤ. ابھی پڑھا تو یہ کرے گی. آپ نے 2-3 ضائع کیے ہیں، دیکھو 2 دن ضائع کر دیے آپ نے. جب میرا ویڈیو نہیں کر رہی تو مجھے واٹس ایپ پہ میں لنک شیئر کر دیتا آپ کو. چلیں. سینسٹیو. ہاں، سینسٹیو انسان کو نہیں ہونا چاہیے، خامی ہے یہ. لیک آف کانفیڈنس. لیک آف کانفیڈینس، ٹھیک ہے. کھانا لیٹ کھانا. لیٹ کھانا، کوئی پنچوالٹی نہیں ہے اس کی. اور موبائل ایڈکشن. موبائل ایڈکشن، یہ بھی خامی ہے. سلیپنگ ایڈکشن. سلیپنگ بہت زیادہ سونا، یہ بھی خامی ہے. کم سونا، یہ بھی خامی ہے. لیک آف انٹرسٹ ان گیمز. اسپورٹس میں، گیم میں کم دلچسپی لینا یا نہ کھیلنا، یہ بھی خامی ہے. لیزینس، یہ بھی خامی ہے. صبح لیٹ اٹھنا. گیٹ اپ لیٹ ان دی مارننگ، لیٹ اٹھنا، ایکسرسائز نہ کرنا، کبھی کبھی کرنا، نماز چھوڑ دینا.
नमाज पंचुअलिटी से ना पढ़ना ये भी खामी है, कंजूस चाय ज़्यादा पीना ये भी खामी है, कंजूस कंजूस ये भी खामी है। 9 हो गई है, एक और बताएं। नेगेटिव थिंकिंग हाँ नेगेटिव ये खामी है। और 10 हो गई हैं, बैठ जाएं, आप बैठ जाओ। कल दोबारा इसी पे बात होगी। ऐसा वीडियो देखें, ज़बानी बोलना ये खामी है, एक इंसान में ये खामियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीनों वीडियो देखो बैठ के। नेक्स्ट पोर्शन आता है पहले 5 टेस्ट। अच्छा बच्चों, ये मैंने ना 12वीं किताब जो हमारी पब्लिश हो गई है, 12वीं नहीं है 16वीं है, 16वीं किताब है, 16वीं, और 4 जो अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। उसमें अल्लामा इकबाल के अशार सिलेक्टेड, और मेरी उसका नाम हो गया किताब का सरबरान की डायरी से, जिसमें जो टॉप क्लास के पाकिस्तानी हिंदुस्तानी शायर हैं, वली दखनी उर्दू का पहला गज़ल गो शायर है, उससे लेके मीर तक सॉरी नज़ीर अकबर आबादी तक, बल्कि मीर अहमद कासमी तक, बल्कि हमारे जो टीचर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम तक के जो शायर हैं, उन तक की शायरी को मैंने वो की है, सिलेक्ट की है, जिसमें फ़ीमेल शायरात भी हैं और जो मेल शायर हैं वो भी शामिल हैं। तो उस पर काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको मैं शाये करवा रहा हूँ। नंबर 1 किताब ये चल रही है। दूसरी कमेंट्री हैं पेरेंट्स डे के हवाले से, और जो मतलब डेज़ होते हैं उनकी कमेंट्री जो होती है ना, वो उस पर काम हो रहे हैं। स्पेशली वो कैडेट कॉलेजेस जो हैं जहाँ पेरेंट्स डे होते हैं, या नात कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन, उसको कमेंट्री लिखना नहीं आती बच्चों को, तो उसमें मैं लिख के दे दूँगा आप लोगों को। कमेंट्रियाँ जो होती हैं PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की कमेंट्री जैसे होती है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ पासिंग आउट परेडों की कमेंट्रीज, उस पर काम हो रहे हैं, हाई लेवल का काम है ये। और इसके अलावा संजीदा तकरीरें और इंग्लिश की स्पीचेस, इंग्लिश के ऐसे और स्पीचेस, उस पर काम कर रहे हैं हम, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह मार्केट में जल्दी। ये हमारी बुक नहीं है, उर्दू मुबाइसे के नाम से, फॉर और अगेंस्ट। ये जिन बच्चों ने ख़रीदनी है वो रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, साथ ये भी आप। याद है एहसन? यस। बंद कर दें। देखते ना अभी किसकी तैयारी सही है। एक क्वेश्चन आप, एक आप। लैंड ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, फिलिस्तीन ठीक। थोड़ा आप डाइस के साथ हो जाओ बच्चे, ठीक। अरब इसराइल वार का दूसरा नाम क्या है? आप बताएं। 60 वार, ठीक। जून वार, नकाश। नकाश भी है, जून वार भी है, और 60 वार। और कब हुई थी ये? 1940 1964, 67। Abu Turab was the family name of, by whom was the first martial law imposed? जनरल ज़ियाउल हक, 7 अक्टूबर 1958। What does the Quran means? रीड यानी क्या मतलब रीड वन का? बार बार 12 जनवरी। When was the Aligarh College founded? 1875। ठीक, पहला तो याद कर लिया आपने। Which is different between the following? रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर। रावलपिंडी। क्या, क्यों, why? वो सारे कैपिटल्स हैं। ठीक। गवादर is purchased from? गवादर किससे ख़रीदा पाकिस्तान ने? गवादर पाकिस्तान ने किससे ख़रीदा? जी आप बेटा बताओ। ओमान, 8 सितंबर 1958। What is the national game of Japan? पोलो नहीं, जूडो। ठीक है। What is the capital of Bhutan? भूटान
जी आप बेटा बताओ। थिम्पू। थेम्पू। आपने पढ़ा नहीं, ये क्या मसला है बच्चा? पर क्यों नहीं याद? 5 सफ़े तो थे, 3 दिन गुजार दिए आपने। पर ये इसको ये आगे निकलती जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। नहीं याद होगा मैंने वहाँ स्टॉप कर देना है। ऐसे तो नहीं ना गया आगे दौड़ पे छोड़। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का की तरफ हिजरत फरमाई तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 53 साल। ठीक है, आप बताएं सुप्रीम कमांडर कौन है फोर्सेस का? प्राइम मिनिस्टर। नो, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। प्राइम मिनिस्टर तो सुप्रीम कमांडर है, ज़रदारी है। जुल नूरैन इज टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। वाई जुल नूरैन का मतलब क्या है? 2 नूरों वाले। नूर। 2 नूर कौन से थे? हुज़ूर पाक की औलाद नूर है ना। आसम की एक बेटी हज़रत रुकैया और दूसरी बेटी उम्मे कलसूम, एक के बाद दीगर आपके निकाह में थी, इसलिए कहा जाता है। ठीक है। बनी इज़राइल वाज द नेशन ऑफ फर्स्ट हजरत मूसा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, लास्ट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम है। जी। इसको ठीक कर लो। ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक ही बनी इसराइल से था। हु वाज द करंट पीएम ऑफ यूके? आप बताएं। ऋषि सुनाक। ये चेंज है, ऋषि सुनाक। ठीक यही है, अभी चेक किए। जी जी किया। बी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह का दरबार कहाँ है? लाहौर में। व्हेन इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस? 9 इंडोनेशिया 1945। 1947। अब दोनों बहन भैया ऐसा करो ना, पहले 3 टेस्ट याद करो, मैं दोबारा पूछता हूँ। पहले 3 टेस्ट रिवाइज करें, जब तक बेटा याद नहीं होगा ना बैठे रहोगे।